सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। पिछले 4-5 वीडियो में डाल चुका हूं जो जो आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल है, और उसको देखिए, सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? आज का टॉपिक है भाषा, ठीक है, लैंग्वेज, यानी कि भाषा को आज सीखेंगे और भाषा से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उनको भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। तो भाषा क्या है? भाषा क्या है? अपनी बात को, अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपनी भावनाओं को एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का क्या है? एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है, ठीक है, या साधन कहिए, माध्यम कहिए, ठीक है। कि मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति तक जो है अपनी बातों को कैसे पहुंचाता है, अपनी भावनाओं को कैसे पहुंचाता है, उसके लिए क्या प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। अच्छा, ये उसमें ज़रूरी होता है भाषा की, जिस भाषा को इंसान बोल रहा है, पहला व्यक्ति बोल रहा है, जिस भाषा को पहला व्यक्ति बोल रहा है, ये बोल रहा है, उसी भाषा को दूसरा व्यक्ति भी जानता हो, ठीक है। तभी आपका कम्युनिकेशन क्या होगा? सार्थक होगा। जो भी आप संप्रेषण कर रहे हैं वो क्या होगा? सार्थक होगा। और वो आपकी बातों को समझ जाए और जो कहना चाहते हैं उसी लहजे से समझे, ठीक है। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मजाक ही समझे, अगर आप सीरियस हैं तो सीरियस समझे। जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं वैसे समझे और उसका फीडबैक मिले तो क्या हो जाएगा? एक तरह से संप्रेषण हो जाएगा। आपकी जो भाई कम्युनिकेशन हो रही है भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, वो क्या होगा? एकदम परफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। देखिए, अभी तक के सर्वे के हिसाब से, या खोज कहिए, सर्वे कहिए, मानव ही है जो भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। और ये भाषा अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, भाषा बोलने, लिखने और समझने के आधार पर होती है, ठीक है। तो भाषा को 3 प्रकार में बांटा गया है कि एक मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? कि बोल के, जब हम अपनी बात को किसी को बोल के कहते हैं, समझाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो मौखिक भाषा हो जाएगा। जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साधन जब लिख के होगा, पत्र लिख के या मैसेज लिख के, जैसे आजकल फ़ोन पे मैसेज चलता है, चैटिंग चलता है, तो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा, ठीक है। और सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या होता है? संकेत देके। जो भी गूंगा व्यक्ति होता है वो क्या करता है? संकेत देके अपनी भाषा को समझाता है, अपनी बातों को समझाता है। और जो मैसेज में हम लोग इमोजी वगैरह यूज करते हैं, हंसने का, रोने का, सोचने का, ठीक है, और केक वगैरह भेजते हैं, वो भी क्या है? एक तरह की सांकेतिक भाषा ही है कि आप जो है इससे समझ जाइए कि हम खुश हैं कि दुखी हैं कि क्या हैं, ठीक है। तो सभी भाषाओं का अपने अपने स्थान पे एक महत्व है, बिल्कुल महत्व है। देखिए, ऑफिशियल कार्य जो भी होते हैं वो लिखित भाषा में होते हैं। क्यों? उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि उनके पास साक्ष्य भी रहने चाहिए कि हाँ, ये यहाँ से लेटर आया है, तो ये हमारे पास साक्ष्य है। वो क्या करते हैं? रिसीव कराते हैं कि हाँ, हमारे पास ये आया था, साक्ष्य आया था। तो वो मौखिक भाषा का वहाँ पे प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? कि मौखिक में क्या होगा? मौखिक में साक्ष्य नहीं रहेगा। कोई भी कार्य हो जाएगा तो निचला अधिकारी कैसे कह सकता है कि हमको ऊपर से आदेश आया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और भाषा का इसीलिए महत्व है। अब देखिए, भाषा को उसकी आधारभूत संरचना की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: एकाक्षरीय, योगात्मक और शिष्ट योगात्मक, ठीक है। एकाक्षरीय, एक अक्षर वाला योगात्मक, और शिष्ट योगात्मक जो है आधारभूत संरचना के हिसाब से 3 भाषाओं में व्यक्त, 3 भागों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में लगभग आधे लोगों की बोली जो बोली जाने वाली है वो कौन सी भाषा है? इंडो यूरोपियन भाषा है। कौन सी भाषा है? इंडो यूरोपियन भाषा। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ऑप्शन देके कि विश्व के लगभग आधे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है इंडो यूरोपियन भाषा, ठीक है। अब देखिए, भाषा के परिवार, हम लोग भाषा के परिवार को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस भाषा को परिवार के पढ़ने से पहले एक बार ध्यान रखिएगा कि कृपया करके आपके यहाँ अगर विश्व का मैप हो तो उसको बिल्कुल एक बार आप अपने निगरानी में रखिएगा, और ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, हाँ, यहाँ के लोग इस भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के तो चांस कम है,
लेकिन फिर भी एक आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस भाषा परिवार के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे इस भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारोपीय भाषा परिवार में क्या है, भारोपीय भाषा परिवार की मुख्य शाखाएं हैं अल्बानिया, अनातोलिया, तोलियाई, अरमानियाई, वाल्टिक, जर्मेनिक, यूनानी, भारतीय ईरानी, रोमांस और तोखरी। ठीक है, ये सब क्या है, भारोपीय भाषा परिवार के जो भी हैं ये हैं। ठीक है, सदस्य शाखाएँ हैं। अब देखिए यूराली भाषा परिवार क्या है, इसमें 30 से अधिक भाषाएं हैं। यह रूस के यूराल पर्वत क्षेत्र में बोली जाती है। यूराल पर्वत के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफिक जानकारी होगी तो भूगोल की। उसमें क्या है कि यूराल पर्वत किसको अलग करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। वो कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। अन्य एक नदी भी है लेकिन यूराल पर्वत भी उसमें है। तो उस क्षेत्र में कौन सी ये जो है 30 से अधिक ये रूस के उत्तर में यूराल पर्वत क्षेत्र में बोली जाती है यूराल भाषा परिवार। ठीक है, पूरा साइबेरिया भाषा परिवार, साइबेरिया में कहाँ भी है, साइबेरिया भी रूस के क्षेत्र में है। पूरा साइबेरिया भाषा परिवार में शामिल भाषाओं को अब मात्र कुछ हजार लोग ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ हजार लोग ही बोलते हैं, उत्तर पूर्वी साइबेरिया में फैले हुए हैं। चलिए अल्ताई भाषा परिवार, तो अल्ताई भाषा परिवार क्या है, अल्ताई भाषा परिवार बल्ख प्रायद्वीप से लेकर उत्तर एशिया तक। ठीक है, बल्ख प्रायद्वीप से लेकर उत्तर एशिया तक। मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि आप एक बार थोड़ा सा मैप को देख लीजिएगा और उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो भारतीय वाला देख लीजिएगा ध्यान से, और ये बता रहा हूँ जो बताऊंगा उसको मैं टिक कर दूंगा कौन सा देखना है। ठीक है, अल्ताई भाषा परिवार में क्या है कि बल्ख प्रायद्वीप से लेकर उत्तर पूर्व एशिया तक एक विशाल क्षेत्र में फैला है। इसका लगभग जो है 60 भाषाएं 3 समूहों में वर्गीकृत हुआ है। ठीक है, तो तुर्की, मंगोलियाई और तुंगुस, तुर्की, मंगोलियाई और तुंगुस जो है 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है लगभग 60 भाषाओं को। अब देखिए इंडिया का एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ इंपॉर्टेंट है। द्रविड़ परिवार लगभग 30 भाषाओं का समूह है। इस परिवार का अधिकांश भाषाएं भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा कि द्रविड़ परिवार कहाँ बोला जाता है, दक्षिणी में और पूर्वी हिस्से में बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, इस परिवार का अधिकांश भाषाएं चीन और इंडोनेशिया के बीच के दक्षिणी पूर्वी देशों में तथा भारत में बोली जाती है। ठीक है, देखिए ये चीन और इंडोनेशिया के बीच दक्षिण पूर्वी देशों तथा भारत में बोली जाती है। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार मैप का आइडिया थोड़ा रख लेंगे कि चीन कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है उस क्षेत्र में, और थोड़ा सा भारत का भी देख लेंगे। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो जाएगा, आइडिया मिलता जाएगा और जो है आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इसमें क्या है, चीनी है, बर्मी है, तिब्बती है, वियतनामी है, थाई है, अन्य भाषा शामिल है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में क्या क्या है कि चीनी है, बर्मी है, तिब्बती है, वियतनामी है, थाई एंड अन्य भाषा शामिल है। 8वां क्या है, नाइजर कांगो भाषा। ठीक है, तो नाइजर कांगो भाषा कहाँ पे मिलती है, नाइजर कांगो वाली नदी के पास आसपास मिलेगी। तो ये अफ्रीका के विशालतम भाषा परिवार है। इसमें जो है 1350 भाषाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जो नाम है उसी के आसपास ये भाषाएं मिलती हैं। नील सहारा के क्षेत्र में इस परिवार की भाषाएं चारी और नील नदियों के ऊपरी हिस्सों में बोली जाती है। किसमें, चारी और नील नदियों के ऊपरी हिस्सों में बोली जाती है। खोइसान भाषा परिवार, यह अफ्रीका का सबसे छोटा भाषा परिवार है जिसमें 40 से कम भाषाएं यह अंगोला से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक फैली हुई है। यह जो है देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे टिक लगा दिया हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार में क्या है, यह मेडागास्कर से लेकर ईस्ट द्वीप, ताइवान और हवाई से लेकर न्यूजीलैंड तक है। ठीक है, यह मेडागास्कर से लेकर ईस्टर द्वीप, ताइवान और हवाई से लेकर न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि फिर वही बात है कि मैप में आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, आपको ताइवान कहाँ है, हवाई द्वीप कहाँ, न्यूजीलैंड कहाँ है, ये सब जो चीज़ें, मेडागास्कर कहाँ है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। हमको मैप आता है, तुमको पूरा आइडिया लग रहा है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो एक बार क्या करेंगे, मैप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है,
भारत प्रशांत भाषा परिवार, यह न्यू गिनी में बोला जाने वाली लगभग 650 भाषाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए आपके, कि भारत प्रशांत भाषा परिवार कहाँ बोला जाता है, तो न्यू गिनी के क्षेत्र में बोली जाने वाली लगभग 650 भाषाएं हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई आदिम भाषाएं, तो ऑस्ट्रेलियाई आदिम भाषाएं नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के आदिम भाषाओं में 28 परिवारों में बांटा जाता है। देखिए इसमें याद करने में कुछ है नहीं, नाम से ही सब क्लियर हो जा रहा है। बस एक आपको हल्का सा आइडिया रखना है और थोड़ा सा मैप का नॉलेज रखना कि हाँ ये इस क्षेत्र में बोला जा रहा है, तो क्योंकि उससे आसानी होगी आपके दिमाग में और एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा जो आपको याद करने में क्या होगा, बहुत ही सहायक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये क्वेश्चन अब वन लाइनर बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, देखिए भारत में बोली जाने वाली भारोपीय भाषाएं भारत यानी शाखा में आती है, इनकी उप शाखाएँ हैं। ठीक है, ये किस में आती हैं, भारत में बोली जाने वाली भारोपीय भाषाएं भारत यानी शाखा में आती हैं, इनकी उप शाखाएँ क्या हैं, तो देखिए इनकी उप शाखाएँ क्या है, आर्य है, ईरानी है, नूरिस्तानी है और दर्द है। क्या है, आर्य, ईरानी, नूरिस्तानी, दर्द। ठीक है, ये सब भाषाएं जो हैं इनकी क्या हैं, शाखाएं, उप शाखाएं हैं। चलिए, आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन है तो वैदिक संस्कृत। जब आर्य आए तो किस भाषा में बहुत काम होता था उनका, संस्कृत भाषा में, तो आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए द्रविड़ भाषा में क्या शामिल है, देखिए मैं बताना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रविड़ भाषा में क्या शामिल है, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। जो निचले दक्षिण भारत में बोला जाता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं उन्हीं चीज़ों पे अपना समय ज़्यादा व्यतीत करता हूँ और देता हूँ समय जो जहाँ से क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस है। मैं फालतू जगह जो है समय कोई इन्वेस्ट नहीं करता। आपका भी समय मैं जानता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही और ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा है। किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो मुंडा। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा कौन है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा कौन है, मुंडा है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा मुंडा है। अंगामी, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम, बोडो, असम, लेप्चा, सिक्किम, लद्दाखी भाषाएं चीनी तिब्बती भाषा के परिवार हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे। आगामी हो गया, मणिपुर हो गया, चाहे मिजो हो गया, 2-3 भाषा दे देगा, फिर बोलेगा कि ये किस भाषा परिवार के जो हैं। ठीक है, ये जो भाषाएं हैं किस भाषा परिवार की हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीनी तिब्बती भाषा ये भी लग गया था। डोगरी किस परिवार की भाषा है, तो इंडो आर्य भाषा। ठीक है, डोगरी जो है इंडो आर्य भाषा परिवार का है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद इतना से इतना तक संबंधित है किससे, राजभाषा से। राजभाषा है, ध्यान रखिएगा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा मत बोलिएगा। हिंदी को क्या बोलिएगा, राजभाषा। हिंदी को आपको बोलना है कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। बिल्कुल एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। और ये किस अनुच्छेद में इसको जो दिया गया है, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, 300 इसमें इसकी राजभाषा से संबंधित है, 343 से अनुच्छेद 351 तक। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, कि किस अनुच्छेद में जो है कहाँ से कहाँ तक जो है हमारे भाषा राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, अब एक देखिए यहाँ से क्वेश्चन, देखिए ये आप कई बार पढ़ के जो है याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्या कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, अभी फिलहाल 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और जब ये अनुसूचियाँ बनी थी, मूल अनुसूची शुरू में जब बनी थी तो कितनी भाषा थी, 14। दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, दोनों डाटा कि 8वीं अनुसूची में शुरुआती में मतलब कि मूल संविधान में जब संविधान हमारा बना था उसमें कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। और वर्तमान में कितनी है, तो संशोधन करके ऐड कर करके कितनी हो गई हैं, अब 22 हो गई हैं। वर्तमान में हो गई हैं 22 और मूल संविधान में कितनी थी, 14। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा है। जो वर्तमान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, और ये भी आता है क्वेश्चन की भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। ये भी ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली,
मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, संथाली। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि 3 भाषाओं का इसमें से नाम दे देंगे और एक उसमें डाल देंगे अंग्रेजी। क्या डाल देंगे? अंग्रेजी। कहेंगे कि 8वीं अनुसूची में से कौन सा इनमें से नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है। ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है, जबकि हमारा सभी न्यायालय का कार्य, मैक्सिमम ऑफिशियल कार्य अंग्रेजी में होता है। लेकिन आप सोचेंगे यार अंग्रेजी तो होगा ही, लेकिन अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं है। और ये ऑप्शन कई एग्जामों में बिल्कुल आया हुआ है कि इसमें से दे देंगे एक भाषा, 3 भाषा और एक अंग्रेजी दे देंगे, बोलेंगे इनमें से 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है। बिल्कुल ये प्रश्न बनता है, कई बार बना है, बार बार बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है किसमें? 21वें संविधान संशोधन में। देखिए ये आते हैं प्रश्न, ये आए हुए प्रश्न हैं कि इस भाषा को किस संशोधन में जोड़ा गया, तो मतलब कि किस संशोधन में, तो वो संशोधन याद रहना चाहिए। अब देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है कौन सा संविधान संशोधन में, तो 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। किसको? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अब सिंधी भाषा को किसमें जोड़ा गया है? 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम आता है। जो भी चीज़ मैं समझाया हूँ उसको एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा। और एक निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल हम आपको वहीं पॉइंट कराएंगे, आपके दिमाग को वहीं ले जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और बिल्कुल हम जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा करके आएंगे, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बस आप ध्यान दीजिए कहाँ से खेल होगा। भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है अब कब मिला है? भाषा और घोषणा। ठीक है, आता है। तो इसमें मैं 2-3 जो है इंपॉर्टेंट मार्क दे रहा हूँ, उसको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये और ये, ठीक है, ये इन तीनों को याद कर लीजिएगा। बाकी अन्य चीज़ों जो है याद भी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक आइडिया रख लेंगे तो देखिए कभी जो है ज्ञान खराब नहीं होता है। पर सिलेक्शन लेने के लिए आप कितना याद कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको दिमाग में लाना ही पड़ेगा। तो तमिल की घोषणा कब हुई थी? 2004 में। तमिल कब घोषणा हुई थी? 2004 में। संस्कृत कब हुई थी? 5 में। ये तो बिल्कुल रट लीजिएगा कि संस्कृत की घोषणा कब हुई थी? शास्त्रीय भाषा के दर्जा में। और तेलुगु और कन्नड़ की कब हुआ था? 2008 में। मलयालम कब हुआ था? 2013 में। उड़िया कब था? 14 में। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है इन भाषाओं को दिया गया है और इनका घोषणा जो है ये देख लीजिए है कि तमिल का, संस्कृत का, तेलुगु, कन्नड़ का, मलयालम का और उड़िया का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हैं क्योंकि आने के पूर्ण चांस बनते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं इस देखिए डाटा से। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। देखिए उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और जो चीज़ मैं समझाया हूँ पूरा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो मैं इन चीज़ों में बताया हूँ खासतौर से द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है, ये भारत प्रधान परिवार और जो क्वेश्चन में आए हुए हैं देखिए, और ये चीनी तिब्बती वाला याद कर लीजिएगा, चीनी तिब्बती भी इंपॉर्टेंट है। ये द्रविड़ भाषा परिवार ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।